नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने इसके पिछली वाली क्लास में आपसे कहीं न कहीं डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं या एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है केमिकल काइनेटिक्स के, मैंने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आपको समझाया भी था कि हम क्वेश्चन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे समझें। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सभी लोगों का थ्योरी क्लियर होगा। और मैं अपने आप में इतना खुद विश्वास करता हूं कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में, कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके इन तक जितने भी आपका ये लेक्चर मिला हुआ है, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को अच्छे से पढ़े होंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मैंने आपसे बार बार ये कहा है कि हमारा जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, वो ऑर्डर पर बेस्ड आएंगे मैक्सिमम, वो भी फर्स्ट ऑर्डर स्पेशली। आज मैं 6 क्वेश्चन से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को पहले कवर करूंगा, फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो पहले आपको मैं यही बता दे रहा हूं कि आज मैं क्या करने वाला हूं। ये आपका चैप्टर है बहुत प्यारा सा, केमिकल काइनेटिक्स। वैसे पढ़ना तो सबको अच्छा तो लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैंने पहले ही बोला था कि थ्योरी क्लियर कर लो, न्यूमेरिकल आ जाएगा। आपको मैं बताऊं, सच में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या करना होगा। तो आपको किसी भी तरह के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। थोड़ा सा आप वेट करिए। आज आप जो पढ़ेंगे सबसे पहले यही पढ़ेंगे जो हमारे पास एनसीईआरटी है, उसका जो एक्सरसाइज है वो 6 क्वेश्चन से लेके आप सभी लोगों को मैं 10th क्वेश्चन तक बताऊंगा, याद रहे। या आप आज 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, याद भी होगा कि हम सभी लोग इसके पिछली वाली क्लासेस में एक टाइप का प्रॉब्लम और सीखे थे, वो था प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जाइए, वहां पे देखिए क्वेश्चन है 1 या 2 जहां प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको जो टेक्निक सिखाया था आप उसी टेक्निक को फॉलो करिएगा, आप सारे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर लेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाए, बस आप सोच लीजिए मुझे करना है। जैसे ये आपके पास एनसीईआरटी हुआ, या हम कहीं ना कहीं वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें, तो इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा आप वेट करिए। तो पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह क्या रहा है एक्सरसाइज का। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप सभी लोग एक काम करिए, आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आज से आप सभी लोग को इसकी भी जरूरत नहीं होगी, मैं ऐसा आपके लिए करूंगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम सभी लोग जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आप मन में हेजिटेशन होता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी राय दूंगा कि आप सभी लोग अगर अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करना चाहते हो, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से करें, तो आप कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए। और कैलकुलेशन को स्ट्रांग करने का एक सिंपल तरीका है, आपको पहली बात मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे मैथ के फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक दिन, आपको याद होगा, मैथ के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, कहीं ना कहीं आपको बताया भी था कि हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत से लोगों ने देखा भी है। जो लोग नए हैं मैं उनसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं वो भी देखें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों में शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है कि अ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, पहली इंफॉर्मेशन इसने दिया है। हमारे पास जो रिएक्शन है वो कैसा है, बोलो, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अब सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है, आप मान कर चल लीजिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, जो हमेशा आप मानते आए हैं।
और ये जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर का है, तो जब सेकेंड ऑर्डर का है तो R इज इक्वल के ए की पावर क्या हो जाएगा 2। ये आपका बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आप देखो केवल एक छोटा सा नाम दिया, मैंने इतना कर लिया, आपको भी ये करना है। जो लोग भी क्लास अटेंड किए थे ये कर लिए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल एंड रिड्यूस्ड हाफ। कोई बात नहीं है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पहला कि अगर हम ए का कंसंट्रेशन डबल कर दें, डबल ऑफ ए, और अगर हम उसी को बिग ब्रैकेट में कर देते हैं तो कंसंट्रेशन शो करता है। तो अगर कंसंट्रेशन ए का हम डबल कर देते हैं तो रेट क्या होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यही ए का कंसंट्रेशन हम हाफ कर देते, मतलब घट के रिड्यूस्ड होकर 1/2 हो जाता है, तो आप बताइए रेट क्या होगा। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इससे आसान क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में हो ही नहीं सकता। आपको मैंने एक छोटा सा ट्रिक भी दिया था, ऐसा सिचुएशन जब कभी भी आए तो आप कंपैरिजन मेथड को अपनाइएगा और वहां फॉर्मूला अपनाइएगा, R1 इज डिवाइडेड बाई R2, A1 इज डिवाइडेड बाई A2। कंसंट्रेशन की टर्म थी, अगर आपको याद हो ऐसे दिया गया था, कंसंट्रेशन पहले का इज डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन किसका, सेकेंड का, और पावर क्या करना n, n मतलब ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को आज यूज करिएगा, आप बड़े आसानी से क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है जरा देखना। ये ए के रेस्पेक्ट में कहा तो आप पहला जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए पहला जो कंसंट्रेशन है A1 में मानता हूं, वो इज इक्वल किसके था बताइए, ए के। तब रेट आपका कितना था R1, और वो इक्वल मान लीजिए किसके है, R के। दूसरा जो कंसंट्रेशन है वो कह रहा है डबल हो गया, तो डबल मतलब 2A हो गया। तो रेट अब कितना हो गया मुझे नहीं पता, बस फॉर्मूले पे लगा दीजिए। कैसे, R1 इज डिवाइडेड बाई R2 करना है, R1 इज डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल कंसंट्रेशन पहला इज डिवाइडेड बाई दूसरा, तो यहां हो जाएगा A बाई कितना 2A, और इसके अलावा देखिए यहां पावर n जो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड, A से एक कैंसिल कर दो, तो ये 1 बाई क्या हो गया 4, R2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कहीं के आप देखिए क्या मिल जाएगा, R2 इज इक्वल 4R1। तो R2 इज इक्वल हम कह सकते हैं 4R, यानी जो पहले रेट था, इनिशियल जो रेट था, अब उसका 4 गुना हो गया होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है, बिल्कुल इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहला कंसंट्रेशन क्या है, A है, दूसरा कंसंट्रेशन आपका कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, A का हाफ हो जा रहा है, मतलब A/2 हो जा रहा है। यहां रेट R1 R है, यहां हमसे रेट पूछ रहा है, बस यही फॉर्मूला लगाइए, क्या R1 इज डिवाइडेड बाई R2, ये आपका A था, ये A बाई कितना है 2 है, पावर कितनी है, ऑर्डर कितना है भाई 2 है ना, सेकेंड ऑर्डर है, तो A से A कैंसिल हो गया, 2 ऊपर गया, तो ये टोटल देखोगे तो 4 आएगा। तो R2 इज इक्वल जब निकालेंगे तो R1 बाई क्या हो जाएगा 4, R1 आपने कितना माना R, मतलब जो पहली रेट होगी उसका 1/4 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह का आपका ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था, अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको कंसंट्रेशन ना देके कोई और चीज दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, प्रेशर दे देगा, तो मैंने ये तरीका बताया था और आपको फॉर्मूला भी समझाया था कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने होते हैं। आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ये आप बात को थोड़ा समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, आप सभी लोग एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 जो भी है वो आप अच्छी तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि बहुत थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, हाउ कैन इफेक्ट of temperature the rate constant
बी रिप्रेजेंटेड कंटेंट। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आप सभी लोगों को अभी तक जो भी इफेक्ट बताया हूं रेट ऑफ रिएक्शन पे, कंसंट्रेशन का अभी तक इफेक्ट बताया हूं। मैं आगे चल के एक क्लास और लूंगा जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी से मैं बता दे रहा हूं 7th क्वेश्चन का आंसर। जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखिएगा रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये आप समझिए, ये ब्रह्मा जी का वरदान है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। याद करो, जब मैंने एक दिन बताया था कि रेट कांस्टेंट केवल तो केवल मेन 3 बातों पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, एक एक्टिवेशन एनर्जी पे। आज वो बातें मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे क्या होगा, तो आप याद रखिए कि जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। यहां तक प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाती है। तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। तो ये 7th क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था, मैंने आपको वैसे समझा दिया। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन। कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको बताया था करने का, याद होगा। ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मैंने बहुत सारे मेथड बताए थे, मेरी पिछली क्लासेस में आप देखे होंगे। तो एक खुद मैंने क्लास लिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर, आपको याद है? 4 मेथड बताए थे। एक इनिशियल रेट मेथड था, एक ग्राफ्टिकल मेथड था, एक हाफ लाइफ टाइम मेथड है, एक इंटीग्रेटेड जिसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता था। आप सभी लोग उन मेथड्स को समझें। जो लोग नए आए हैं, जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहूंगा वो पहले प्रीवियस जो भी इस टाइप के लेक्चर्स हैं केमिकल काइनेटिक्स के, उनको देखें। जब देख लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि हमारे पास एक टेबल है, मैं आपसे बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपसे ये कह रहा है हमारे पास एक कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है और वहां पे कुछ टाइम पे कुछ कंसंट्रेशन को ऑब्टेन किया जा रहा है, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे टाइम यहां पर देखिए सेकंड में है और जो कंसंट्रेशन है यहां पे केवल 4 डाटा दिया गया है। तो आप पहले उस टेबल को बना लीजिए। टेबल कुछ आपका इस तरह से है, बात थोड़ा समझिएगा। आपसे मैं कह रहा हूं किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखेंगे टेबल आपके पास ऐसे दिया गया है, इस वाले टेबल में टाइम दिया गया है, ठीक है, और टाइम वो भी सेकंड में दिया गया है, और यहां पर कंसंट्रेशन दिया गया, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है, रेट दिया गया होगा। नहीं तो देख लीजिए आपको रेट दिया गया होगा, बिल्कुल नहीं, रेट आपको नहीं दिया है, आपको कंसंट्रेशन ही दिया है। आप चिंता मत करिए, कंसंट्रेशन ही दिया गया है, रेट नहीं दिया गया, कंसंट्रेशन दिया गया। अब क्या क्या दिया गया? कंसंट्रेशन किस में दिया है? मोल पर लीटर में। अब कंसंट्रेशन क्या क्या दिया गया है वो देखिए। टाइम तो आपका है 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60 और क्या है 90 है, सेकेंड है। और फिर कंसंट्रेशन क्या कह रहा है? 0.55, 0.31, 0.17, पहले लिख लेता हूं नहीं भूल जाऊंगा। 0.55, 0.31, भूल ही गया 31, 0.17 और फिर 0.085। आप टेबल से भी कुछ सीखा करिए कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, ठीक है, ये हमको पता है। तो रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन दिया गया है, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो रिएक्टेंट का ही देगा, याद रखेंगे, रिएक्टेंट का ही देगा। अब आपसे क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट बिटवीन 30 to 60 सेकेंड। मतलब आप सभी लोगों को एवरेज रेट बताना है। एवरेज रेट किसमें? 30 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में, इतने टाइम पर आपको एवरेज रेट बताना है। बड़े कमाल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर।
देखिए यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे एक छोटी सी बात करने चल रहा हूं, आप इनको अच्छे से समझेंगे। ये आपसे कह रहा है आप रेट कांस्टेंट बताइए, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर नहीं दिया है। ये इसने बहुत ज्यादा, आप समझ सकते बहुत बड़ा गेम खेल गया कि यार रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है बट नॉट अ पर्टिकुलर टाइम, उसने पर्टिकुलर टाइम पे नहीं दिया है। तो आप एक काम करेंगे, जो भी टाइम रहेगा हर टाइम पे आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैंने एक टेक्निक दिया था, अगर आपको याद हो तो इसे हम सभी लोग कौन सा मेथड बोलते हैं। देखिए ये जीरो टाइम था, तो हम सभी लोग जीरो टाइम को छोड़ के किन्हीं भी दो टाइम के बीच में, किन्हीं भी दो टाइम के बीच में हम सभी लोग निकाल सकते थे रेट कांस्टेंट। तो यहां पर देखो जीरो टाइम वाला छोड़ दीजिए, तो इन तीनों का रेट कांस्टेंट आप निकालेंगे। हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरेज रेट, तो एवरेज रेट आपको 30 सेकंड और 60 सेकंड 60 सेकंड में, तो आपको सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग है और टाइम में क्या चेंजिंग है डिवाइड करना है बस। 60 सेकंड पे कंसंट्रेशन कितना है बताइए, 0.17 है, माइनस 30 सेकंड पे कितना है 0.31 है, इज डिवाइडेड बाई 60 माइनस क्या हो जाएगा 30, क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या कहता है C2 C1 इज डिवाइडेड बाई T2 T1, या चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम, यही होता है आपके पास। हाँ, एक छोटी सी बात मैंने आपसे वहां शेयर भी किया था, भाई जो रेट होगा ना वो निगेटिव नहीं होगा, और यहां करोगे तो निगेटिव आएगा जरूर, तो इसलिए आप हमेशा याद रखें मॉड गर्म कर दीजिए, निगेटिव हटा ही दीजिएगा, निगेटिव नहीं होता है। आई बात समझ, निगेटिव नहीं होता। निगेटिव साइन केवल ये बताता है कि वो कम हो रहा है, बात समझे आप। अब आप ये बताइए जरा, यहां पे आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी समस्या होती है डेसिमल में, किसी चीज को अगर घटाना वगैरह हुआ, तो यहां पर आपके पास 4 आया, ये आपके पास कितना आ जाएगा 2 में से 1, कहीं ना कहीं 1 आया, तो 0.14, चलो माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस साइन बस इतना जानिएगा, रेट माइनस कभी नहीं होती, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ये आपके पास 30 आया, तो ये 14 बाई, हम ऐसे तो लिख सकते हैं भाई, तो क्या हम 14/3 और 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, इसमें डिवाइड कर दो, 4 टाइम गया, पॉइंट लगाओ 6, ऐसे आप 6 कुछ भी कर सकते हैं, -3, ये आपके पास सामने माइनस लगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 4.67 भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एवरेज रेट हुआ, ठीक है। एवरेज रेट निकालने के बाद इस क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि भाई आप सभी लोग एक काम करिए, इसका रेट कांस्टेंट निकालिए। देखिए अगर वो ये कहता कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट कांस्टेंट निकालिए, तो मैं आपसे ये जरूर कहता कि उस टाइम पे आप रेट कांस्टेंट निकालिएगा। कभी भी रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन है आप जीरो टाइम पे मत निकालना, ठीक है। जैसे ये आप देखिए जीरो टाइम के अलावा जो दिया 30, 60, 90 जो भी है, इनको आप देखेंगे क्या होगा। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले टाइम क्या ले लीजिए 30 सेकेंड। 30 सेकेंड पर देखिए रेट कांस्टेंट क्या आता है। तो आप 30 सेकेंड पे जो जो डाटा दिया जाएगा आप उनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और हमेशा एक बात याद रखेंगे कि जीरो टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 0.55 है, ये ए नॉट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए नॉट की वैल्यू है। और अगले टाइम पे जो डाटा दी जाएगी वो यक्स की वैल्यू होगी। हमारा जो फॉर्मूला कहता है, आप उस फॉर्मूले से देखिए क्या होगा। पहला आपका रेट कांस्टेंट है तो K1 लिखिए, 1 बाई टाइम कितना है 30। आप देखे होंगे, आप सभी लोगों को मिला भी होगा, इसको ऐसे सॉल्व करना है आपको 2.303। आपको मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, T log की बेस 10 ए नॉट माइनस एक्स, इसी फॉर्मूले पे करना है। तो K1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2.303 बाई क्या हो जाएगा, टाइम पहला कौन सा है बोलो भाई 30 सेकेंड है, लॉग ए नॉट इनिशियल 0.55 है, और यहां 0.55 माइनस पॉइंट क्या हो जाएगा 17।
आप सभी लोग इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। फिर बिल्कुल इसी तरह से आप दूसरा टाइम लेंगे। दूसरा टाइम कौन सा, पहला आप ये मान लीजिए दूसरा टाइम है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, और जब 60 सेकेंड लेंगे तो वहां पर आप देखिए K2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 60 log 10। ए नॉट में कोई चेंजिंग नहीं, वही लिया गया है 0.55। हाँ 60 सेकेंड पे कंसंट्रेशन चेंज हो गया है, सॉरी यहां पर आपके पास 3.1 है, यहां पर आपके पास पॉइंट क्या है 1.17 है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका K2 आ जाएगा। बात समझ में। अब जब K2 आ गया तो आप सभी लोग एक काम करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम सभी लोग लास्ट वाले टाइम, जितना भी टाइम देगा अलग अलग टाइम पे करिएगा। आप जब T3 देखिए, तीसर का जो टाइम है वो कितना है 90 सेकेंड है। इस टाइम पर आप सभी लोग जो रेट कांस्टेंट पाएंगे वो K3 पाएंगे, और उस K3 को आप देखें तो कितना आएगा, देखो 2.303 बाई क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई log 10, ये 0.55 माइनस 0.085। आप भाई इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपको K1 K2 K3 की वैल्यू मिलेगी। आपको श्योर है K1 K2 K3 की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, आप कर लेंगे। बट फाइनली आपसे पूछा गया रेट कांस्टेंट बताइए, तो इस वैल्यू को या इस वैल्यू को या इस वैल्यू को आप लास्ट में क्या निकाल लेंगे, एवरेज, और वो आएगा सभी का सिंपल एवरेज, मतलब सभी को जोड़ लीजिए और जितने आप टाइम किए हैं उतने टाइम से डिवाइड करिए। जैसे यहां 3 टाइम किया गया है तो आप 3 बार से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था, अच्छा भी क्वेश्चन है। आप सभी लोगों को जो मैं बता रहा हूं उसे आप गौर से समझिए, अच्छे से सोचिए कि आखिर ये कह क्या रहा है। बात समझ में। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग ऐसे करेंगे, और अगर आप सभी लोगों को रेट कांस्टेंट कहा जाए कि इस रिएक्शन का आप निकालिए, तो आप इसी तरह से अलग अलग टाइम पे पहले निकालेंगे, फिर फाइनली एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद रखेंगे 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट होती है। बात समझे। और उस टाइम पर आप सभी लोग याद रखेंगे वो कंसंट्रेशन ए नॉट के ही रिस्पेक्ट में सभी को करना है। हर जगह देखो मैंने 0.55 लिया है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। जो लोग मेरा वो क्लास अटेंड किए थे जिसमें मैंने ऑर्डर को डिटरमाइन करने के मेथड्स बताए थे, अगर आप सभी लोग नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज, केमिकल काइनेटिक्स का वो लेक्चर आप जाके देखिए जहां मैंने ऑर्डर को डिटरमाइन करने का मेथड समझाया है। अगर आप देख लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। ये बड़ा ही इजी और कमजोर सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। कमाल की बात है। इसमें कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है, अब रिएक्शन में ए और बी आ गया, तो मान लो इस तरह का कोई रिएक्शन है, और कह रहा है ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2। तो आप डायरेक्ट बना लीजिए भैया कि ए और ये आपके पास बी, इनकी ऑर्डर 2, इनकी ऑर्डर 1, तो ये आप रेट लॉ एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं। गजब का बात किया है। और वो भी सामने कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गजब, देखो कमाल है। फिर कह रहा है राइट द डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन। कोई बात नहीं है, हम सभी लोगों को रेट का जो फॉर्मूला होता था डिफरेंशिएशन के लिए, अगर आप देखे होंगे तो वहां पे क्या करते थे, dx बाई dt ही तो किया जाता था। और अब ये देखना है किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है। तो अब आप जरा सोचो, ये a और b किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कहा है क्वेश्चन में, देखिए तो वो रिएक्टेंट के ही रेस्पेक्ट में बोलेगा। तो हम सभी लोग ऐसा कह सकते हैं, माइनस रिएक्टेंट है तो माइनस लगा हुआ है dt, ये रेट के इज इक्वल क्या हो जाएगा k, a की पावर 1 और b की पावर कितना
2 ये आप सभी लोगों को मिलेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं लगे हाथ इसका आंसर बता दिया हूं। फिर उसके बाद कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 3 टाइम। जरा आप बात को समझिए भाई, बी का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहा है 3 बार, तो अगर बी आपका 3 बार हो जाए मतलब 3 टाइम बढ़ जाए तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसा। बी 3 टाइम होने का मतलब क्या निकलता है कि अगर आप इसे आर मानते हैं तो अब जो रेट आए मान लीजिए वो आर डैश है 3 टाइम बढ़ने पर। मैंने इस तरह में एक बात बताया था, जिसमें चेंजिंग ना करने को कहा जाए उसमें मत चेंजिंग करिए। बी कह रहा है 3 टाइम, यानी पहले अगर बी था तो अब कितना हो गया 3b स्क्वायर। इनको सॉल्व करिए, आर डैश इज इक्वल के ए और यहां बी का स्क्वायर और 9 लिख सकता हूं। ये आप बताइए कितना होगा, आर ही तो होगा, तो आर डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई आर, मतलब पहले जो रेट था उसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 9th में बता रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो इसमें थर्ड कह रहा है, वो थर्ड क्या कह रहा है आप उसको देखिए। मैं इस तरह के क्वेश्चंस करा चुका हूं। कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। गजब, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मान लो रेट हमारे पास इस बार आर डैश, यहां आर डैश माने आर डबल डैश के, कह रहा है कि ए आपका डबल हो जाए और बी भी आपका क्या हो जाए, डबल हो जाए। इसी में से रख रहा हूं, इनको सॉल्व कर लीजिए। 2 और ये 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, और ये आप लिख सकते हैं के ए और क्या लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। मैं पूछूं ये क्या, तो आर, तो 8r मतलब जो रेट आएगी वो आप पहले से कितनी टाइम हो जाएगी, 8 टाइम आ जाएगी। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन में ये कहता कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम आधा हो जाए तो याद रहे कंटेनर का वॉल्यूम जब कभी भी चेंज होगा तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगी। मुझे पता है कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली है। अगर कह रहा है वॉल्यूम आधा हो जा रहा है कंटेनर का तो समझिए जो भी कंसंट्रेशन है जितना भी रिएक्टेंट है सब डबल हो जाएगा। वो आधा होगा तो डबल होंगे, 1/3 होगा तो ट्रिपल होंगे, 1/4 होगा तो ये 4 टाइम बढ़ जाएगा। समझ आए? या ऐसा कहो वॉल्यूम डबल कर दूं तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सीखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 था और आज के कोटे का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है। थोड़ा सा हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैंने इनिशियल रेट मेथड से समझाया था, अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन लेके भी समझाया था। जो लोग देखे होंगे ठीक है, नहीं देखे हैं तो फिर भी उनके लिए मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी। एक दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। इस मेथड को हम सभी लोग का नाम दिए थे इनिशियल रेट मेथड, और इस इनिशियल रेट मेथड को आप सभी लोग आज समझेंगे। एक बार फिर से मैं वो रिवाइज करने चल रहा हूं। देखिए जब आप एक्सरसाइज या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करते हैं ना तो आपकी थ्योरी रिवाइज होती है, तो इसीलिए आप कभी भी एक्सरसाइज या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने से चूकिए मत। आपकी थ्योरी भी मजबूत होगी और आप तो मजबूत होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10th क्वेश्चन को देखते हैं। टेबल पहले देखिए, ए और बी का कंसंट्रेशन दिया गया है। टेबल आप देखिए, टेबल बनाइए तुरंत, देर न लगे। ए का दिया है, बी का दिया है, मोल पर लीटर में दिया है और आगे इनिशियल रेट आर नॉट दिया है। अब कितनी डाटा दिया है एक मिनट देख लीजिए। डाटा आपका 1 2 3 दिया है। 1 2 3 मतलब गैपिंग ज़्यादा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला डाटा, दूसरा का और तीसरा का है। पहले डाटा में देखिए कंसंट्रेशन ए का कितना दिया गया है 0.2, 0.2, 0.4। ये 0.2 है, 0.2 है, 0.4 है। फिर आगे कह रहा है 0.3, 0.1, 0.05, 0.3, 0.1,
0.05, कोई बात नहीं। आप सभी लोग को 5.0 देखिए रेट क्या दिया गया 5.07 10 की पावर -5। अच्छा भैया 5.07 10 की पावर -5, इसमें में भी वही दिया है 10 की पावर -5। हाँ इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग लाया है 1.43 10 की पावर -4, 1.43 10 की पावर -4। देखिए अब करना क्या है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कहा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। देखिए आपको याद होगा मैंने ऑर्डर को डिटरमाइन करने का एक मेथड बताया था जिसे हमने कहा नाम दिया था इनिशियल रेट मेथड। जो लोग देखे हैं समझे हैं क्लास लिए हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग नहीं लिए हैं मैं बार बार कह रहा हूं उस क्लास को अटेंड करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह उसका यूज आएगा, ये बात याद रखिए। इनिशियल रेट मेथड कैसे हमको करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या करना होता है, तो थोड़ा आप इसको आजमाइए और समझिएगा कैसे करना है। आइए देखते हैं। आप सभी लोगों को इसके लिए मैंने कहा था कि आप इक्वेशंस बनाएंगे। पहला पूरा आप डाटा ले लीजिए, आप अपनी तरफ से मानिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी मुझे नहीं पता है भाई, तो आप पहले मान लेंगे R इज इक्वल के ए बी और इनकी पावर को मैंने कहा था x और y मान लीजिए। व्हाट इज x एंड y, तो आप बोलेंगे x इज अ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड y इज ऑल्सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b ना। तो हमको x और y की बात समझ में आ गई कि x आपका क्या है a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, b के रिस्पेक्ट में y ऑर्डर है। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब इसी पूरे इक्वेशन पे सारा डाटा रख दीजिए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रखा गया a और b का देखो जरा, क्या रखा गया 5.07 10 की पावर -5 के रहने दो 0.2 की पावर x, b है 0.3 है, समझिए ये e है पावर y। इन्हें इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही 5.07 10 की पावर माइनस कितना 5 के, अब की फिर वही चेंजिंग नहीं हुआ है x, और यहां पर पॉइंट कितना है, पॉइंट कितना हो गया है 1 पावर y। थर्ड इक्वेशन फिर आगे देखो 1.43 10 की पावर -4 के a कितना है 0.4 है पावर x और b कितना है 0.05 पावर y। इक्वेशन नंबर चौथा है। आप सभी लोग इस तरह का इक्वेशन बना लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था किन्हीं भी दो इक्वेशन को आपस में कैंसिल करो, x और y की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालते थे मैं निकाल के आपको बता देता हूं। ये टेबल आपसे आपके बुक में आप कॉपी में नोट जरूर कर लिए होंगे, तो थोड़ा सॉल्यूशन देखिए कैसे करना होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप इक्वेशन जो सेकंड है और थर्ड है इनको डिवाइड करिए जरा। तो अच्छा मैं कैसे अपने मन का हो गया हूं जो करूंगा मैं आपको बताऊं। यहां देखो ये कंसंट्रेशन सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा बड़े आसानी से y मिल जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो इक्वेशन आपका जो सेकंड है उसको डिवाइड करिए, इक्वेशन किससे बताइए थर्ड से। तो अब आप देखो इधर दोनों चीजें सेम है तो ये 1 हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख रहा हूं इज इक्वल के से के कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा मैं वही लिख दे रहा हूं 0.3.1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी y, तो यहां 3 की पावर क्या लिख सकते हैं y। अब यहां पर थोड़ा सा मैथ आपको भिड़ाना पड़ेगा। क्या भाई क्या भिड़ाना पड़ेगा, मैथ। क्यों मैं बताऊं, मैं इसलिए कह रहा हूं मैथ आपको भिड़ाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं किसी की भी पावर 0 करूं तो वो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां 3 के कंपेयर में करना है तो 3 की भी पावर अगर 0 करूंगा तो वैल्यू क्या होगी 1। तो आज वो यूज करने की बारी आएगी
ये आप ऐसा करेंगे तो कंपेयर करिए, y इज इक्वल क्या आ जाएगा बोलो, 0। भाई ये आपको बात समझ में आ गई, y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब y इज इक्वल 0 आ गया, देखिए सबसे छोटी सी बात थी, आप कैसे इसको सॉल्व किए थे, आप टेबल में देख लीजिए, ये आपके पास ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां पर 0.3 0.1 था, आप देखो तो यहां 3 आया, हमने 3 पावर 0 किया, तो यहां पर आपके पास y क्या हो गया, 0 आ गया। एक वैल्यू तो पता चल गई, मुझे दूसरे की वैल्यू पता करना है, x की वैल्यू। आपके मन में लग रहा होगा कि हम सभी लोग अगर इनमें से किसी और भी चीज को डिवाइड करें, मान लीजिए हम किसी और चीज को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ज्यादा आप कैलकुलेशन को लेंदी मत ले जाइए। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं यहां 0 रख दूं तो हम y डायरेक्ट निकालने मत करिएगा, ये के अभी कांस्टेंट, मतलब इसको हम निकाले थोड़ी हैं इस वैल्यू को भी, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 अननोन चीज हो तो हम किसी एक को नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, मानो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, जरा सोचो, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब इसके अलावा आप किसी और को आप डिवाइड ऐसा करो कि जो x की वैल्यू वाली पावर हो ना वो ना कटे। जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड से कर दो, सेकंड को थर्ड से कर दो, कुछ भी कर दो। अब थोड़ा सा आपके माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया, ये सेकंड वाला है, मैंने डिवाइड कर दिया किससे, फोर्थ से, ये जो है ना इससे डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5.07 10 की पावर -5, 1.43 10 की पावर कितना -4 इज इक्वल, के से के कैंसिल हो जाएगा, 0.2 0.4 डायरेक्ट लिख दो 1/2 की पावर x मल्टीप्लाई 0.1 0.05। आप जरा सोचो, एक पॉइंट से एक पॉइंट घटेगा ना, लेकिन फिर भी आप देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.5 बचेगा, उससे ये 1 क्या, मैं लिख देता हूं नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 0.1 0.05 की पावर क्या y। अब एक काम करिए, सिंपल सा एक फंडा देखो, y की वैल्यू क्या है, 0 है, और जब 0 है तो किसी की वैल्यू 0 मतलब ये वैल्यू पूरी इक्वल किसके हो गई, 1 के, 1 के। तो फाइनली आप देखिए क्या बचेगा, क्या, तो ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं 507,143 10 की पावर -1 इज इक्वल 1/2 की पावर क्या x। मैं आपसे कह रहा हूं आप इसको सॉल्व कर लेना भाई, x की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। हाँ, आज आपको x की वैल्यू आपको यहां फ्रैक्शन में मिलेगी। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। जब कभी भी ऐसी स्थिति आई तो लॉग के सरल में चले जाइए, वो सब का समाधान कर देंगे, सारी चीजों का वो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप सभी लोग एक काम करेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा और ये जो 10 की पावर है नीचे दे दीजिए, 507 और 1430 और यहाँ पे 1/2 की पावर क्या है, x है। इनवर्स अगर कर दें तो क्या हो जाएगा 1430 507 2 की पावर x हो जाएगा। अब आप एक काम करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। जैसे अगर आप इसकी वैल्यू सॉल्व करते तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आता। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यहीं पे मैं कर ले रहा हूं, 507 का 1430 2 टाइम गया तो ये आपके पास क्या हुआ 507 2 टाइम मतलब वो हो जाएगा 1014 6 आया। यहां पर आप देखिए 2, यहां पर क्या हो जाएगा 3, इतना बचा। पॉइंट लगाइए, यहां पे 0 बढ़ाइए, आप 0 बढ़ाएंगे ना, 1 मिनट, आप इसको फिर से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके, देखिए लगभग 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम। तो आप एक काम करिए, अंदाज के ही लगा लीजिए 2.6, 2 पॉइंट कितना 6, 2 की पावर कितना x। अब आप यहां पे जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, 2.6 और लॉग क्या 2 की पावर x। अब आप एक काम करेंगे, x आया सामने
log 2 और ये log क्या है 2.6 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी log 2.6 और log 2। आपको मैं एक बात बता दूं, ऐसा मत करिए log से log काट दीजिए, ये हट जाया करते हैं। तो ये आपका 2.6/2 लगभग 1 पॉइंट कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू जो आई वो 1 पॉइंट समथिंग कितनी आ गई है 3 आ गई है, और y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है 0 आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 10 था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। हाँ थोड़ा लेंदी जरूर था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन नंबर टोटल मैंने 5 करा दिया है, तो आप सभी लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छी तरीके से इनको सॉल्व करिए, एक भी क्वेश्चन बचने ना पाए। अब आपको मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, आज मैं एक टाइप की प्रॉब्लम और समझाऊंगा, उसका नाम रहेगा वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। जरा समझिएगा, अभी तक आपने जो भी न्यूमेरिकल दिया है, जो भी न्यूमेरिकल किया है, उसमें क्या किया था, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन कभी अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पूछे तो उनमें से एक प्रॉब्लम आपका कौन सा है, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं इस टाइप का प्रॉब्लम होता कहां पे है। मैं आपसे इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए कुछ चीजों की स्वतंत्रता दे देता हूं। अगर आपको स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी कर दे, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो या ना बैलेंस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। बात समझे? जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल हमारे पास होता है N2O5 जब डिकम्पोज होता है, ये आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, और डिकम्पोज जब होगा तो ये आपका बनता है 4NO प्लस यहां पर हो जाएगा कहीं ना कहीं 4NO2 प्लस क्या हो जाएगा O2। ठीक है, ये O2 आपका क्या रहता है, गैस रहता है। अगर आपसे मैं कहूं वॉल्यूम किसका, गैस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना। जैसे इस तरह का एक मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मैं आपसे बता दूं, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें रिएक्टेंट साइड सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, पर प्रोडक्ट साइड अगर कोई एक गैस है, एक से अधिक हो तो चलेगा, लेकिन कोई एक गैस है और उस गैस का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ वॉल्यूम दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे दिया गया है, तब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है रेट कांस्टेंट का। किसका क्वेश्चन बनता है, रेट कांस्टेंट का। मतलब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो रेट कांस्टेंट बनेगा। भैया इस पूरे चैप्टर में यही है, या तो ऑर्डर निकालने को कहेगा, या तो रेट निकालने को कहेगा, या रेट कांस्टेंट निकालने को कहेगा। अब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हो या प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रेट कांस्टेंट ही निकालना है आपको। और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बताना है आपको। मैं आपसे एक बात बता दूं, हम हमेशा जो पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ रहे हैं। आज भी जो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर के ही लिए पढ़ेंगे। यानी जो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे वो स्पेशली हम किसके पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। अब इनमें कुछ चीजें हैं क्या, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब समझो ये भी एग्जांपल जो मैंने दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है। अब वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करना है, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा कैसे जाता है, मैं आपको बताऊं। वो कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन देगा, अब उस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड सॉलिड रहे, लिक्विड रहे, एक्वस रहे, कुछ भी रहे, हमको इस पर ध्यान नहीं देना है। हां, अगर आप प्रोडक्ट साइड देखेंगे, यहां जो भी रेट कांस्टेंट आप डिटरमाइन करेंगे वो प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में करेंगे। कैसे करना है, बस इतना याद रहे कि प्रोडक्ट के साइड कम से कम एक गैस जरूर हो। एक गैस रहेगी काम चल जाएगा, बात समझ में। एक से अधिक रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखना, बैलेंस वैलेंस होने की कोई जरूरत, स्टैचोमेट्रिक हो, कोफिशिएंट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं, कैसे सॉल्व करना मैं उसको बता रहा हूं। हमारी कुछ प्रीवियस अगर नॉलेज हो तो आप सभी लोगों को मैंने एक बात बोला था, जैसे अगर हम यहीं पे बात चर्चा करें, ये आपके पास जैसे रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये 2N2O5 एक्वस फॉर्म में है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, N2O5 एक्वस फॉर्म में है।
यहां बना हुआ है 4NO2। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं फिजिकल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये गैस है ना। अब आपको मैं बताऊं, आप पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बस वो जो एवोगैड्रो ने एक लॉ बनाया था ना, जहां पे कहा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। याद है आपको? ये 11th की बात है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल। बस इन्हीं को यूज करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपका वो सारी चीजें टाइम इज इक्वल 0 रहे तो कंसंट्रेशन कितना मानते हैं? A0। ये भैया कहानी खत्म है, खत्म है। टाइम इज इक्वल टी पर बताइए क्या होता था? यहां पर आप लिखते थे A0 माइनस 2x की चेंजिंग, यहां आपका 4x की चेंजिंग, यहां पर x की चेंजिंग। और जब टाइम इज इक्वल, एक मैंने इनफाइनाइट की भी बात किया था, और इनफाइनाइट टाइम पे ये 0 हो जाता था। हाँ, यहां थोड़ा आपको समझना है। मैं आपसे पूछूं, जब ये 2 मोल है तो ये 4 बन रहा है, मतलब ये अगर A0 है तो ये 2A0 हो जाएगा। यहां 2 है तो ये 1 हो रहा है, तो ये A0 है तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आप समझे? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जब 2 मोल N2O5 है तो 4 मोल बन रहा है, तो यानी अगर ये 2 टाइम है तो ये 4 टाइम हो रहा है, तो ये A0 लिया गया तो 2A0 होगा, दुगना होगा। यहां देखो 2 है तो यहां 1 हो रहा है, तो यहां A0 है तो A0 बाई 2 हो जाएगा। इतना समझे? अब मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूं, ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है ना? मैं यहां 2 टाइम को डिवाइड कर दे रहा हूं, यही लिख देता हूं। आप बताइए 0 और t टाइम पर क्या रिएक्टेंट आपको मिल रहा है? बिल्कुल सही है। और अगर हम वहीं पे t और इनफाइनाइट टाइम की बात करेंगे तो वहां पर केवल आपको प्रोडक्ट मिल रहा होगा। ये याद रखो भाई, 0 और t टाइम पे रिएक्टेंट है ना, और t और इनफाइनाइट पे प्रोडक्ट है, 0 पे प्रोडक्ट नहीं है। तो आप सभी से मैं एक बात बता दूं, प्रोडक्ट के लिए जब क्वेश्चन कहा जाए तो वहां केवल 2 टाइम की चर्चा की जाएगी, एक t और एक इनफाइनाइट टाइम की। एक t और एक इनफाइनाइट टाइम की क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाएगा, एक t टाइम के लिए और एक इनफाइनाइट टाइम के लिए। कैसे करना है अब मैं आपको वो सिखाता हूं, जो आप करते आए वो करते जाइए। फर्स्ट ऑर्डर है तो भाई आप लिख देंगे k इज इक्वल कितना? बोलो, k इज इक्वल, हाँ यहां पे थोड़ा सा आपको करना है क्या, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, आपके यहां क्वेश्चन कहेगा अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई एक रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन में गैस साइड किसी एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वॉल्यूम के टर्म में पूछ देगा और आपसे रेट कांस्टेंट पूछेगा। तो कैसे करना है मैं आपको बता दूं, जो भी वॉल्यूम देगा वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे देगा। तो जब प्रोडक्ट की बात होगी तो 2 पर्टिकुलर टाइम, एक इनफाइनाइट और एक टी। तो मैं मान के चल रहा हूं इफ वॉल्यूम ऑफ, पहले आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी टाइम इज VT, ठीक है। और अगला वॉल्यूम ऑफ गैस एट इनफाइनाइट टाइम इज V इनफाइनाइट। ये आप मानकर चलेंगे। और अब कैसे करना है जरा इस पूरे डाटा से आप बताइए क्या हो जाएगा। k इज इक्वल 1/t लॉग, जब बेस e रहे, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 और A0 माइनस क्या हो जाएगा 2x, यही फॉर्मूला आता था। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो वॉल्यूम आया ही नहीं, अब आएगा। अब जरा समझिए, मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे सोचिए और करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे आप अच्छी तरीके से समझिए। ये आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा कि 2 टाइम, एक टी और एक इनफाइनाइट, क्योंकि इन्हीं दोनों टाइम पे प्रोडक्ट रहेगा। टी टाइम पे वॉल्यूम क्या है? VT है। तो जरा देखो टी टाइम पे जो गैस है, उसका मोल कितना है। तो टी टाइम पर जो गैस है उसका मोल कितना है? वो x है ना।
और वॉल्यूम कितना है VT। तो यहां पर आप बताइए क्या VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स हुआ कि नहीं हुआ फ्रॉम अवोगाद्रो लॉ। चलिए ठीक है, यानी हम VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स लिख सकते हैं, ऐसा भी करिए यक्स के जगह VT लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई बात नहीं। इनफाइनाइट टाइम पे देखो, इनफाइनाइट टाइम पर अगर आप देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है A0/2, कोई बात नहीं, A0/2 जो V इनफाइनाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0/2 के, या आप इसको इन्वर्स करके लिख सकते थे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VT या A0/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके V इनफाइनाइट। हाँ, इनको थोड़ा और सॉल्व कर लो, A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट, ऐसा आप कर सकते थे, कर लिए ना। तो ये देखो x के जगह VT रखना है, A0 के जगह 2V इनफाइनाइट रखना है, इसलिए क्योंकि ये रेशियो है कांस्टेंट, आप प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएगा वो कट जाएगा। रखिए k इज इक्वल 1/t log e, A0 के जगह VT, A0 के जगह VT आएगा, सॉरी A0 के जगह सॉरी 2 इन V0 2V इनफाइनाइट आएगा, A0 के जगह 2V इनफाइनाइट आएगा, माइनस x के जगह आपको VT रखना है, तो यहां सामने 2x था तो 2VT हो जाएगा। अब आप देखो 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो k का जो फॉर्मूला है देख लो, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आ गया, V इनफाइनाइट इज डिवाइडेड बाय V इनफाइनाइट माइनस VT। मैं आपसे एक बात बताऊं दूं, यही फॉर्मूला आपका रहेगा, इसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल रहेगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, थोड़ा आप समझिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने यही कहा था कि जब कभी भी वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम की बात आएगी तो वहां पर आप सभी लोगों को क्या करना होगा, उस सिचुएशन में आप सभी लोग ये करेंगे कि जो वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, पहली बात पूछा कैसे जाएगा, आपको किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देगा वो, और उस रिएक्शन में आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड सॉलिड लिक्विड कुछ भी रहे, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, बस याद रहे गैस की एक गैस प्रोडक्ट साइड रहे, एक से ज्यादा रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा रहेगा तो आप वैसा ही, जैसे ये रिएक्शन दिया गया था, एक गैस मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है, इसके इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत है, आई का है प्रोडक्ट है ना, तो मैंने 2 टाइम में देखिए, 0 टाइम पर ये कहानी, T टाइम पे ये इनफाइनाइट, मैं पिछली क्लास से समझाता आ रहा हूं, ये कैसे हो रहा है इन्हीं के रेस्पेक्ट में बताना है ना। अब आप बताओ इन्हीं के रेस्पेक्ट में आप ये चीज कर लिए, k इज इक्वल 1/t, ये फला ये आप करते आए हैं। अब यहां 2 टाइम की बात होती है क्योंकि 2 ही टाइम पे प्रोडक्ट मिलेगा, या T टाइम पे इनफाइनाइट, नहीं बताइए 3 टाइम है, 0 T इनफाइनाइट। 0 टाइम पे क्या कोई प्रोडक्ट की चर्चा हो रही है, नहीं, तो 0 टाइम पे प्रोडक्ट नहीं होगा, किस टाइम पे होगा, T टाइम पे और इनफाइनाइट टाइम पे। हाँ, इनफाइनाइट टाइम पे रिएक्टेंट नहीं होगा, तो 0 और T पे रिएक्टेंट होगा। तो अगर कहीं 0 और T का मैटर है तो समझना रिएक्टेंट है, और T इनफाइनाइट का है समझ लेना प्रोडक्ट का है। आया, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर गैस का T टाइम पर VT है, अब वही वैल्यू दे देगा कि 10 मिनट पर जो है इतना है और इनफाइनाइट पे इतना है, तो घबराइए मत, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो VT है और इनफाइनाइट पे V इनफाइनाइट है, तो आपको कुछ नहीं करना, अवोगाद्रो साहब के शरण में जाइए, उन्होंने जो बताया था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, वही करना है। तो आप बताओ T टाइम पे जो वॉल्यूम है VT है, तो T टाइम पे रिएक्टेंट कौन है, का मोल कितना है, x, तो यहां पर वॉल्यूम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या x VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम पे देखो A0/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V इन्फिनिटी हो गया, अब यहां A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी हो गया। इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, A0 के जगह 2V इन्फिनिटी रख दीजिए, x के जगह यहां VT रख दीजिए, ये फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। ये डेरिवेट करने की कोई जरूरत नहीं, हर बार डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कोई भी रिएक्शन दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप इसी फॉर्मूले को यूज करिए, क्योंकि प्रोडक्ट आपका 2 ही टाइम पे होगा, एक इनफाइनाइट और एक T टाइम पे। तो इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम देगा, कभी इंड ऑफ बोल देगा, कभी सफिशिएंट टाइम बोल देगा, कभी इनफाइनाइट टाइम बोल देगा, तो वहां जो वॉल्यूम रहेगा वो, और T टाइम पे जो वॉल्यूम रहेगा, T टाइम मतलब 10 मिनट दिया तो T टाइम ये भी T है, तो 10 मिनट ये T दे दिया, ये इनफाइनाइट वाला दे दिया, सब डाटा दे दिया, K आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही छोटी छोटी बातों को और लेके चलूंगा। 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, आगे 15 तक चलूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।